मेरी दीदी ने एक मौलवी से दूसरी शादी कर ली ताकि वह मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करे। लेकिन जो ही मैं जवान हुई तो मुझे सौतेला बाप अजीब नज़रों से देखने लगा। लेकिन ज़िंदगी तब बर्बाद हुई जब एक दिन दीदी बाज़ार चली गई और मेरा सौतेला बाप खाना खाने को घर आ गया। और फिर मेरी कहानी सुनिए पूरी मेरी ज़ुबानी। मेरा नाम सितारा है। मुझे मेरी माँ से प्यार से गुड्डी कहती है। मेरी माँ और मैं अकेले ही रहते थे। मेरा उनके सिवा दुनिया में कोई और नहीं था। लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि माँ के तो और भी रिश्तेदार होंगे ना, वह कहाँ हैं। लेकिन मम्मी मुस्कुरा कर कहती सब मर गए हैं, और मैं भी चुप हो जाती। उस टाइम मैं ना समझ थी, इसलिए ऐसे सवालों पर चुप हो जाती थी। मगर जैसे जैसे मोहल्ले में शोर होने लगा, मैं अपने बाप के बारे में सवाल करने लगी। मेरा बाप कौन है, कहाँ है, कहाँ है। दरअसल बात यह थी कि मेरी माँ मुझे अब तक बच्ची समझती थी, पर अब मैं पूरी छोटी बच्ची नहीं थी, पूरे 15 साल की हो गई थी। मैंने 10वीं पास कर ली थी। अब मुझे अपने बाप के बारे में जानने की बहुत चाहत थी। कौन था, कैसा था, मर गया तो उसकी तस्वीर कहाँ है। मेरी माँ के पास उसकी कोई तस्वीर तो होनी चाहिए। लेकिन मुझे माँ से एक ही सवाल करते इतने साल हो गए थे, और हर बार यही जवाब मिलता कि मेरे पास तुम्हारे बाप की कोई तस्वीर नहीं है। मुझे याद है जिस दिन मैं माँ से अपने बाप के बारे में सवाल करती हूँ, वह डिप्रेशन में चली जाती हैं। उस दिन रात गए तक माँ अपनी डायरी पर कलम चलाती रहती है। वह अपने दिल की तमाम बातें डायरी पर लिखा करती रहती है। मेरी माँ को डायरी लिखने का बहुत शौक़ था, और वह हर टाइम डायरी लिखा करती थी। अपने दिन भर की आप बीती को डायरी में लिखना माँ को बेहद पसंद था। मैं माँ से पूछती तो माँ कहती मैं तो बचपन से ही डायरी लिख रही हूँ, मुझे स्कूल से ही डायरी लिखने की आदत है। मैंने भी मम्मी की देखा देखी बहुत बार कोशिश की मैं भी डायरी लिखने की आदत डाल लूँ, मगर सिर्फ 1 या 2 ही पेज लिख पाती और फिर बोर होकर छोड़ देती। डायरी लिखना बहुत मुश्किल काम था, मैं लगातार नहीं लिख सकती थी। मुझे तो माँ पर हैरत होती थी, कैसे इतने सालों से वे लिखे जा रही हैं। माँ ने मुझे अपनी डायरी कभी नहीं पढ़ने दी थी। वह हमेशा अपनी डायरी को अलमारी में ताला लगा कर रखती थी। मुझे बस अपने बाप के बारे में जानना था, जो मेरी ज़िंदगी में, वरना माँ ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। मम्मी ने आमदनी कम होने के बावजूद मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी माँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, मैं उसी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। माँ के साथ जो टीचर, वह भी अक्सर माँ से पूछती थी कि आपके पति कहाँ हैं, और माँ हर एक को यही कहती कि मेरा पति शादी के 2 साल बाद ही मर गया था। और उनके दोस्त उनसे कहते कि तुम तो जवान हो, खूबसूरत हो, शादी क्यों नहीं कर लेती। दूसरी तरफ माँ का एक ही जवाब होता कि अपनी बेटी पर सौतेला बाप नहीं ला सकती मैं। अपनी माँ को लेकर कभी कभी बहुत तरस होने लगता था। मुझे लगता था कि माँ ने मुझसे बहुत बड़ा राज छुपाया हुआ है। मैंने एक दिन माँ को अपनी दोस्त से बात करते सुना। माँ की दोस्त उन्हें दूसरी शादी के लिए तैयार कर रही थी। माँ ने यह जवाब दिया, मैं अपनी बेटी पर सौतेला बाप नहीं लाना चाहती। माँ की दोस्त ने कहा, ज़रूरी नहीं सौतेले बाप बुरे हों। माँ ने उनकी बात काट कर कहा, मैंने तो यही देखा है, सौतेले बाप बुरे होते हैं। मैं सौतेले बाप को भूल गई। वह कैसा था? मौलवी था, इस्लाम को कितना मानता था, मगर क्या किया। माँ की दोस्त फिर चुप हो के रह गई और ज़्यादा कोई बातें नहीं की, मगर मैं इतना सुनकर दंग रह गई थी कि माँ का सौतेला बाप भी था और मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी माँ के किसी भी रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने आंटी के मुंह से सुना तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने बहुत कोशिश की माँ की और उनके दोस्त की और बातें सुने, मगर फिर उन्होंने अपनी बातें बदल दी, कोई और दूसरी बात शुरू कर दी। जब मुझे पता चला कि मेरे माँ का सौतेला बाप भी था, मेरा शक माँ की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए बढ़ गया। मैंने एक बार माँ से पूछने की कोशिश की कि माँ, मेरी कोई नानी भी है। मेरे सवाल पर माँ के चेहरे की रंगत बदल गई और माँ को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, मेरी कोई माँ नहीं है, मर गई मेरी माँ। आज के बाद मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल नहीं करना। माँ के उस रवैये पर तो मैं हैरान ही रह गई। भला कोई अपनी माँ से इतनी नफ़रत भी कर सकता है जितनी मेरी माँ को मेरी नानी से थी। माँ ने मुझे कुछ बताना ही नहीं था। मैंने सोचा कि माँ की सहेली से ही पूछती हूँ, वह तो माँ के बचपन की दोस्त हैं, उन्हें तो माँ के बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता होगा।
अपने बाप के बारे में जानने में यह माँ की सहेली को सो पता था। मैंने 10वीं के पेपर देने के बाद मुझे छुट्टियाँ थी। उस समय मैं स्कूल नहीं जाया करती थी। मैं घर में अकेली होती थी, इसलिए यह बहुत अच्छा मौका था। मैं किसी दिन सोनी आंटी से जाकर मिल लूँ। मुझे उनके घर का एड्रेस मालूम था। माँ के घर आने से पहले पहले मैं वापस आ सकती थी। अगले दिन माँ घर से चली गई तो मैं भी 2 घंटे बाद ताला लगाकर बाहर निकलकर रिक्शे पर बैठकर मैं सोनी आंटी के घर पहुंची तो सोनी आंटी मुझे देखकर बहुत हैरान थी। मैंने कहा, सोनी आंटी, मेरी माँ को तुम कुछ भी न बताना, मैं यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ आपसे अपनी माँ के बारे में पूछने आई हूँ। मुझे माँ के बीते हुए कल के बारे में जानना है। सोनी खाला ने सवाल सुनकर चौंक गई और गुमसुम सी हो गई। मैंने कहा, आप तो माँ की सहेली हैं ना, आप तो मेरी माँ की शादी में भी गई होंगी। आप प्लीज़ मुझे बताएं, मेरा बाप कौन था? क्या वह वाकई मर गया था? सोनी आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, गुड़िया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी हुई है, अगर तुम मुझसे कभी भी कुछ पूछो तो मैं कभी तुम्हें कुछ न बताऊं। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अफसोस के साथ सोचा कि सारी उम्मीद भी गई। अब मुझे माँ के बीते हुए अपने बाप के बारे में कैसे पता चलेगा? सोनी आंटी ने कहा, तुम्हारा बाप का बीता हुआ कल बहुत ही बुरा गुजरा है। उसने बहुत बुरा टाइम काटा है। अच्छा है तुम जानने की कोशिश न करो। मैंने कहा, सुनो आंटी, आप मुझे बेशक न बताएं, मैं फिर भी जानकर रहूँगी। मैं अपनी ज़िद की पक्की हूँ। मैं जाते जाते कहा, माँ को मेरे यहाँ आने का न बताइएगा, आपको माँ की कसम। मैं घर आ गई। मुझे उम्मीद थी माँ को सोनी आंटी मेरे आने के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि माँ की डायरी किसी तरीके से हासिल करके उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना। उनकी ज़िंदगी में उनके सौतेले बाप ने उनके साथ ऐसा क्या किया था? उनकी पूरी दुनिया में से एक बार में ही भरोसा उठ गया था। मौसी को जब मैंने कहा, और कुछ नहीं तो मेरी माँ की दूसरी शादी ही आप करवा देती, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा, जो कुछ तुम्हारी माँ अपने सौतेले बाप के हाथों भुगत चुकी है, वह नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। सोनी आंटी ने इस बात में मेरे शक को और बढ़ा दिया। अब मुझे माँ की अलमारी से डायरी निकाली, लेकिन समस्या यह थी कि डायरी अलमारी में होती थी और अलमारी को ताला लगा हुआ था। चाबी भी माँ के पास पर्स में होती थी। मैंने कई तरकीब सोची, मगर मेरे दिमाग में कोई तरकीब ना आती। माँ अपनी डायरी के मामले में बहुत चौकन्नी रहा करती थी। एक बार सोते हुए माँ की डायरी बेड से नीचे गिर गई। मैं उठाने लगी तो माँ की आंख खुल गई और माँ को लगा मैं चोरी चोरी पढ़ रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा, आज के बाद मैं उनकी डायरी को हाथ भी न लगाऊँ। मैं इसी सोच में थी कि मेरी एक सहेली का वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं उससे अपने दिल की हर बात कर लेती थी। सोनी आंटी के पास जाने का ख्याल भी उसी ने मेरे दिमाग में डाला था। मैंने फ़ोन उठाकर पूछा, कहो क्या बात है? वह कहने लगी, गुड़िया, मैंने अभी अभी तुम्हारी अम्मी को किसी आदमी के साथ देखा है। वह शायद कोई तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी उससे काफ़ी देर तक बात कर रही थी। इसी टाइम माँ घर पे आई हुई थी तो मैंने जल्दी से फ़ोन रख दिया। माँ की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। वह घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, माँ क्या बात है, परेशान लग रही हो? माँ कहने लगी, कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना, कहकर जल्दी से कमरे में चली गई। मुझे माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऐसे जैसे वह किसी से छुप रही थी। मुझे अपने दोस्त की बात याद आ गई, लेकिन कोई रिश्तेदार मिल गया होगा और मैं नहीं चाहती होगी कि वह घर तक आए। मैं सोचने लगी, कौन मिला होगा माँ को? कहीं मेरा बाप तो नहीं? मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा बाप जिंदा है और माँ झूठ कहती है कि वह मर गया है। मेरा दिल कह रहा था आज भी माँ की मुलाकात मेरे बाप से ही हुई होगी। माँ पूरी रात डिस्टर्ब रही थी। मैंने सुबह अपनी सहेली से बात की तो उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा कज़न ताला और चाबी बनाता है और काम करता है, उससे अपनी मम्मी की अलमारी की चाबी बनवा लो और जब तुम्हारी मम्मी घर पर न हो तो डायरी निकाल लेना और पढ़ लेना। मुझे उसका प्लान पसंद आया था। रात को माँ सो रही थी तो मैंने उसके ऊपर से चाबी निकालकर साबुन पर उसका निशान दे दिया। अगले दिन माँ जब चली गई तो मैंने अपनी सहेली के घर चाबी का साँचा दे आई। 2 दिन के अंदर मुझे चाबी मिल गई। मैं बहुत खुश हुई थी। अब मुझे उन सारे राजों से पर्दा हटाने का मौका मिल जाएगा जिनको माँ अब तक छुपाती आई है। मैंने सोचा कि जब वह काम पर चली जाएगी तब डायरी निकाल कर पढ़ूंगी। मैंने माँ के जाते ही अलमारी खोली तो वहाँ एक डायरी पड़ी हुई थी। मैंने शुरू वाली डायरी को निकाली जो माँ की ज़िंदगी की पहली डायरी थी। वह निकाली और वहीं बैठकर पढ़नी शुरू कर दी। माँ की कितना प्यार और एहसास भरा रिश्ता है। माँ से बढ़कर भला दुनिया में कौन प्यारा हो सकता है।
बाप का तो कोई नाम ही नहीं बदल सकता। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा अपने माँ बाप से था। वह मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। ख़ासकर मेरे पापा तो मुझे अपनी जान कहते थे। मैं अपने पापा की इकलौती औलाद थी और बेहद लाडली थी। मेरे दादा दादी और चाचा चाची भी मुझे प्यार करते थे। सब मुझे हथेली का छल्ला बनाकर रखते थे। सब मुझे सर आँखों पर बिठा कर रखते थे। मुझे लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसको इतनी ज़्यादा मोहब्बतें मिली हैं। मेरे पापा का अपना बहुत बड़ा अच्छा कारोबार था जो बहुत अच्छा चल रहा था। हर साल वह मुझे घुमाने के लिए किसी दूसरे शहर ले जाते थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल शहज़ादियों की तरह बीत रही थी। माँ के आने तक मैं पढ़ती जा रही थी। अगले वाले पेज पढ़ने में माँ ने अपने बाप के साथ अपने बीते हुए दिन की हसीन यादों का विस्तार से वर्णन किया था। हर पन्ने पर माँ और बाप उनकी मोहब्बत में पढ़ पढ़ कर हैरान होती रही। मेरे माँ बाप के पास कितने अच्छे रिश्ते थे और अब वह अकेली ही है क्यों? माँ ने मुझे अपने इतने प्यार करने वालों से क्यों दूर रखा है? इन सब सवालों के जवाब मुझे आगे मिलते। अभी तो माँ की बीती हुई ज़िंदगी ही पढ़ रही थी और यही मालूम हो रहा था कि माँ से सभी बहुत प्यार करते हैं और उनके आगे पीछे फिरते हैं। पढ़ते पढ़ते मैं इतना खो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला और माँ के स्कूल से आने का टाइम हो गया। मैंने जल्दी से डायरी अलमारी में छुपाई, वैसे ही ताला लगाकर खाना बनाने में लग गई। वे स्कूल से आई तो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मैं उन्हें खाने देने के बाद चाय देने गई तो फ़ोन पर सोनी आंटी से बात कर रही थी। वह कह रही थी कि मुझे माँ का बुलावा देने आया था। कह रहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, एक बार चलकर देख लो। मुझे माँ की बातों से अंदाज़ा हुआ कि माँ का भाई आया था, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक तो माँ का कोई भाई नहीं था। वह 15 साल की हो चुकी थी और अपने माँ बाप के घर बहुत खुश थी। फिर ये भाई का क्या चक्कर है? मैं वही सोचते हुए पलट आई। सोनी आंटी और माँ की ज़्यादा बात हुई, मैं जान न सकी। अब मुझे बेचैनी उस अगले दिन का इंतज़ार था। माँ कब घर से निकले और मैं पढ़ना शुरू करूँ। जैसे ही माँ गई मैंने डायरी पढ़ना शुरू कर दी। ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। मुझे लगता था हमेशा यही हालात रहेंगे। एक प्यार करने वाला बाप और बेइंतहा लड़ करने देने वाली माँ और बेशुमार रिश्ते यूं ही साथ निभाते रहेंगे। मगर मैं भूल गई थी, मेरी किस्मत में ऐसा पलटा खाया। मुझे हैरान होने का भी मौका न मिला। मेरा बाप एक दिन सुबह घर से निकला तो वापस नहीं आया। पापा का एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही दम टूट गई थी। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। चाचा ने पापा के बिजनेस पर कब्जा कर लिया, हमें घर से निकाल दिया। मेरे दादा दादी ने भी कुछ ना कहा। अगर मेरी जगह उनका कोई पोता होता तो तब शायद कोई एक्शन लेते, मगर मैं तो लड़की थी, पराया धन। शायद इसीलिए उन्होंने हमें जाने दिया। अपनी माँ के घर वापस आ गई। मुझे तो उम्मीद थी कि सब कुछ पहले की तरह होगा, मेरे नाज नखरे उठाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबकी मोहब्बतें बस तब तक ही थी जब तक मेरा बाप अच्छा था। बाप के मरते ही अपनों ने ऐसे रंग बदले कि गिरगिट बिना बदलता होगा। वही मामा और मामी मेरे बारी जाते थे, अब उनको मेरी माँ बोझ लगने लगी थी। मेरी माँ की दूसरी शादी की बातें होने लगी। मैं तो हक्का बक्का रह गई। उन लोगों पर हमारी 2 वक्त की रोटी भारी पड़ गई। मेरी माँ ने कहा, मेरी शादी किसी ऐसे आदमी से कर दीजिए मेरे साथ मेरी बेटी को भी कबूल कर ले, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। फिर मेरी माँ की शादी एक मौलवी से कर दी गई। उसका पहले से एक मेरे जितना बेटा था। माँ मुझे भी अपने साथ ले गई। मुझे अपना सौतेला बाप ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह मौलवी था और मुझे उस घर में भी दूसरा दिन ही था कि माँ ने मुझे कहा कि दुपट्टा लिया करो, तुम्हारे बाप को तुम्हारा नंगे सर फिरना पसंद नहीं है। मैंने चीख कर कहा, वह मेरा बाप नहीं है, सिर्फ आपका पति है। उसी टाइम मेरा सौतेला बाप भी चला आया। उसने मेरी माँ को अपनी बातों की तरफ ध्यान करवा कर कहा, अपनी बेटी को समझाओ, इस घर की औरतें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, उसकी आवाज़ बाहर न जाए। मुझे अपने सौतेले बाप से चिढ़ होने लगी। मुझे उसकी मौजूदगी से उलझन होने लगी। उसकी अजीब सी नज़र थी। मुझे अपने बाप के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मैं अपनी माँ की खातिर उस घर में टाइम बिता रही थी। मजबूर थी। मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसके सामने बिल्कुल न जाऊं, और वह था कि बहाने बहाने से मुझे बुलाता। यही नहीं, सारे घर के काम भी करवाता। माँ उसके कपड़े इस्त्री करने लगती तो कहता कि जाओ अपनी बेटी से कहो मेरे कपड़े इस्त्री करे। उसके लिए खाना बनाने के लिए से लेकर उसको खाना परोसने तक की मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैं यह सब करने को मना करती तो मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़ देती
और कहती कि उसको अपना बाप न सही सौतेला बाप का दर्जा देकर थोड़ी इज्जत कर लिया करो। मुझे उसके सामने शर्मिंदा करवा दिया करती हो। मैं मम्मी को मजबूर करने पर अपने सौतेले बाप के सारे काम करती। मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी उम्र 15 साल थी, अब 18 की हो गई। मैं जवान हो गई। अब मुझे अपनी सौतेली बाप की नज़रों को अच्छे से समझती थी। अपनी सौतेली बेटी के बजाय मुझे एक जवान लड़की समझने लगा था, मगर मैं अपने ख्याल को झटक देती थी। ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरा सगा नहीं सही मगर मेरा बाप तो है। लेकिन जो भी था उसकी नज़रें से डर लगता था। कई बार मैंने माँ से बात की, उनको समझाना चाहा, मगर मेरी गलतफहमी बता देती थी। मुझे कहते कि तुम गलत सोच रही हो, कुछ ऐसा नहीं है। वह बहुत नेक मौलवी हैं, 5 टाइम का नमाजी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं माँ की बातें सुनकर चुप हो जाती, सोचती अब वह मेरी माँ नहीं, अपने पति की बीवी भी है। मुझसे ज़्यादा अपने पति की परवाह करेगी, इसी हिमायती करेगी। मेरा तो सौतेला भाई अपने पढ़ाई के चक्कर में दूसरे शहर चला गया था। माँ ने मुझे भी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। मुझे मेरा सौतेला बाप ही छोड़ने जाता था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा कि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाएगा। माँ के आने का टाइम हो गया था। मैंने डायरी रखी और खाना बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरी माँ का सौतेला बाप इस तरह बुरा आदमी था। मेरी माँ बेचारी किस तरह मुश्किल टाइम में बिताया। शायद माँ के सौतेले बाप ने उनको बहुत जुल्म किया होगा, इसीलिए उनका दिल नहीं चाहता होगा कि वह दूसरी शादी करे, ताकि मुझे सौतेले बाप का सामना करना न पड़े। मैं 18 साल की थी। अपनी उम्र से भी माँ 5 साल छोटी लगती थी। अभी एक तरह से जवान थी, लेकिन मैंने जब से आंखें खोली थी, मैंने उन्हें बिल्कुल अकेला देखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी माँ को भी खुशियों पर हक होता। मैं यही सोच रही थी जब मैं घर चली गई। वह शायद जल्दी में थी। कहने लगी, मैं सोनी आंटी के साथ एक ज़रूरी काम से कहीं जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। मुझे मालूम था कि माँ कहाँ जा रही है। वह यकीनन अपनी माँ से मिलने जा रही थी। मेरी माँ ऊपर से कितनी ही सख्त मिजाज क्यों ना हो, अंदर से बहुत नरम दिल थी। मुझे पता था अपनी माँ की तबीयत का। सुनकर वह नरम पड़ गई होगी, अभी उनसे मिलने जा रही होंगी। कुछ देर बाद सोनी आंटी आई। माँ उन्हें साथ ले गई। मैं इरादा कर रही थी कि अब दोबारा डायरी पढ़ना शुरू कर दूँ, मगर उसी टाइम मेरी दोस्त आ गई। आते ही मुझे कहने लगी, तुम्हें पता है आजकल स्कूल में क्या चल रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, जब से स्कूल छोड़ दिया तब से पता ही नहीं। कहने लगी, आज स्कूल में तुम्हारी मम्मी और सर अकबर की बड़ी चर्चा चल रही है। मैंने बड़ी अजीब नज़रों से अपनी दोस्त को देखा और कहा कि कैसी बात कर रही हो तुम मेरी माँ के बारे में? ऐसे कोई फिजूल बात कर सकती हो? कहने लगी, मैंने ऐसा नहीं कहा और ना ही मेरा मतलब था। तुम्हें पता है ना, मेरी छोटी बहन 9वीं क्लास में पढ़ती है। उसने मुझे बताया था कि अकबर सर तुम्हारी मम्मी से शादी करना चाहते हैं, और जब यह बात तुम्हारी मम्मी से कर रहे थे तो किसी बच्चे ने सुन लिया और सारे स्कूल में फैला दी। आप सब बच्चों को इस बारे में मालूम हो चुका है कि अकबर सर तुम्हारी मम्मी को पसंद करने लगे हैं। मैंने उससे पढ़ा हुआ था और वह हर शब्द एक अच्छे और काबिल इंसान से मुझे खुशी हुई, मगर माँ की उनसे शादी हो जाती। मेरे दोस्त कहने लगी, सभी यही बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी को सर बहुत चाहते हैं और अपनी माँ को सिर्फ तुम ही मना सकती हो। तुम कोशिश करके उन्हें इस बात पर राज़ी करो। जो 4 सालों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी मम्मी की ज़िंदगी कैसे कटेगी? पहले तो मैंने सीरियसली नहीं लिया था, मगर अभी मेरी दोस्त ने जो कुछ कहा था वह मेरे दिल पर असर कर गई थी और मैंने वादा किया कि माँ को मनाऊंगी। शाम में मेरी माँ आई थी। मैंने खाना दिया और कहा, माँ अकबर सर से शादी कर लो। मेरे मुंह से अचानक यह बात सुनकर निवाला मेरी माँ की हलक में ही अटक गया। मैंने बगैर कोई बात को घुमाए ही जिस तरीके से मैंने सीधी सीधी बात की थी, माँ के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने कोई और बात किए बगैर बर्तन उठाया और किचन में चली गई। मुझे माँ को धीरे धीरे मनाना था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ दिनों में ही मना लूँगी। मुझे सुबह का बेचैनी से इंतज़ार था कि कब मैं अपने काम पर जाएं और मैं डायरी निकालकर पढ़ना शुरू करूं। मुझे शक था और जो खाया जा रहा था वह न जाने माँ की ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया होगा। सुबह मैंने जल्दी जल्दी माँ के लिए नाश्ता बनाया और माँ को मुस्कुराते हुए विदा किया। माँ के जाते ही मैं भागते भागते अपने कमरे में आई और अलमारी का ताला खोलकर डायरी निकालकर पढ़ना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों मोहल्ले का एक लड़का मकबूल मेरे पीछे पड़ गया। वह मुझे बार बार इशारा करता और बताता कि वह मुझे पसंद करता है।
मगर मैंने कभी अपना इशारा नहीं दिया और हमेशा उसको नज़रअंदाज किया। मगर न जाने यह बात सौतेले बाप को कानों तक कैसे पहुंची। उन्होंने मेरी माँ से कह दिया कि मैं अब कॉलेज नहीं जाया करूँगी। मेरी कोई बात सुने बगैर फैसला सुना दिया। उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी बात समझनी चाहिए थी, मगर उन्होंने तो सिर्फ अपने पति की बात का भरोसा किया था। मैंने बहुत मिन्नतें और मुरादों से बस 1 महीने कॉलेज जाने का टाइम लिया। मैं चाहती थी कि मेरे सेकेंड ईयर के पेपर हो जाएं। उन दिनों मुझे अकेला कॉलेज जाना पड़ता था क्योंकि माँ घर में बिज़ी होती थी और माँ का पति मस्जिद में। वह लड़का मकबूल जो मुझे पसंद करने लगा, वह दावा करता था कि उसके बाप के मोहल्ले में खाने पीने की दुकान थी, इसलिए अपनी दुकान के बहाने सारा दिन गली में ही घुसा घूमता रहता था। मुझे वह पसंद नहीं था, न ही मैंने कभी उसे नज़र भर कर देखा और न ही मैंने उसे कोई जवाब दिया था। मेरे पेपर नज़दीक आ गए। आखिरी पेपर वाले दिन न जाने उसको कैसे मेरे सेंटर का पता चल गया। वह मेरे सेंटर के बाहर आकर खड़ा हो गया और मेरे आगे फूलों का एक गुलदस्ता देकर कहने लगा, वह मुझसे शादी करना चाहता है। उसी टाइम माँ और सौतेले बाप ने दोनों को एक साथ देख लिया। वह लोग किसी रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे थे तो सोचा मुझे भी साथ लेते जाएं। अब जो उन्होंने मुझे मकबूल के साथ देखा तो बगैर कुछ पूछे खुद ही समझ लिया कि शायद मैं भी उसके चक्करों में पड़ गई हूँ। माँ ने मुझे बाजू से दबोचा और घर लाकर ही छोड़ा। मुझे माँ ने थप्पड़ मारा था और यह कहा था कि मैं उनकी परवरिश पर सबको उंगली उठाने का मौका दे रही हूँ। मैं कैरेक्टरलेस लड़की हो गई थी। उन्होंने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया था। मुझे कहा था कि अब वह जल्द से जल्द मेरी कहीं शादी कर देंगी। मैं सारा दिन माँ के साथ मिलकर घर में काम करती। मुझे अपने सौतेले बाप पर बहुत गुस्सा आता। उससे आगे सोचने की हिम्मत न कर पाई और अपने आप को संभालने में लग गई। इतने में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कुंडी अंदर से लगाई हुई थी ताकि कोई कमरे में न आ जाए। वह बराबर मेरे दरवाजे को बजा रहा था। मैं बहुत घबरा गई। उससे पहले मैं कुछ सोचती माँ की आवाज़ सुनाई दी। मेरी जान में जान आई और मैंने भागकर दरवाज़ा खोला और माँ से लिपट गई। माँ बहुत हैरान हुई कि वह क्यों इस तरह का रवैया रख रही है, किससे डर रही थी। मगर मैं उन्हें क्या बताती कि मैं आपके पति से तो डरती हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ न कह सकी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। माँ को कौन सा यकीन कर लेना था। मैं बस उन्हें इतना ही कह सकी कि मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना। माँ ने प्यार से मेरा सर चलाया और मुझे बरसों बाद अपनी पुरानी माँ नज़र आई। माँ ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए और मैं भी रजामंदी दे दी क्योंकि मैं अब इस कैद खाने से जान छुड़ाना चाहती थी। शादी के बहाने मैं यहाँ से निकल जाती, अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती जहाँ यह सारे किस्से ख़त्म हो जाते। उसी दौरान उसी मोहल्ले वाले लड़के मकबूल ने रिश्ता भेज दिया और उससे मना कर दिया गया क्योंकि कोई काम वाम तो करता नहीं था, बस लड़कियाँ छेड़ता रहता था, अपनी दुकान के आगे खड़ा रहता था। मकबूल का रिश्ता भेजने की वजह एक बार फिर मेरी माँ का दिल मुझसे ख़राब हो गया। उन्हें लगता कि शायद मैंने ही उसे रिश्ता लाने को कहा था, मगर क्या जानती थी कि वह लड़का मुझे जहर से कम लगता था और उसके रिश्ते को मना कर दिया गया था। उसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हुई थी। 10 दिन सुकून से बीत गए, मगर यह तूफ़ान से पहले वाली खुशी थी क्योंकि फिर जो तूफ़ान आया उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ तक पढ़कर मैंने डायरी बंद कर दी। अभी तक मैंने अब मम्मी के बारे में जितना पढ़ा था, मुझे मम्मी से हमदर्दी हो रही थी। उसी तरह घुट घुट कर जीना और ऐसे भी हालात में जबकि आपकी माँ भी आप पर एतबार ना करे, बहुत परेशानी होती होगी। मेरी माँ बेचारी बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बिताई होगी। अब तक तो माँ की शादी का जिक्र नहीं था। मुझे यह खुशी हो रही थी कि जैसे जैसे मैं आगे पढ़ लूँगी तो मुझे अपने बाप के बारे में भी मालूम हो जाएगा। यही एक सवाल, मेरा बाप कौन है, इस सवाल से मेरे सीने में एक चुभन सी होती थी। उस पर माँ का गोलमोल जवाब तो हमेशा ही मुझे और शक में डाल देता था। डायरी तो ख़त्म हो गई थी। अब दूसरी डायरी से मुझे पढ़ना था कि आगे क्या लिखा होगा। ऐसा क्या हुआ था जो माँ ने लिखा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन आज भी बस इतना ही पढ़ा गया था। मैंने डायरी रखी और माँ के आने के बाद मैंने उनसे कहा कि कल मुझे मेरी दोस्त से मिलकर कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। माँ ने मुझे कुछ पैसे दे दिए और कहा लोकल गाड़ियों के धक्के न खाना और कोई रिक्शा कर लेना। कुछ दिन पहले 10वीं का रिज़ल्ट आ गया था और मेरे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए थे, जिसे देख माँ बहुत खुश हुई थी।
अब आगे मेरा इसी कॉलेज में जाने का इरादा था जहाँ मेरी दोस्त नूरजहाँ होती। अगले दिन मैं और नूरजहाँ ने एक रिक्शा लिया किया और कॉलेज का पता करने लगे। हमें बहुत देर लगी थी। हमें 1 बज गए थे निकले हुए, अब 10 बज रहे थे। वैसे तो मैंने माँ को बोल दिया था कि मैं लेट हो जाऊँगी, मगर फिर भी देर तो हो ही रही थी। वापसी के रास्ते अचानक नूरजहाँ कहने लगी, सितारा क्यों ना आज हम थोड़ा लेट घर जाएं। मैंने पूछा क्यों, कहीं और जाना है क्या? कहने लगी, आज हमारे इलाके में दूसरे इलाके में चलते हैं, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, बहुत भूख लगी, वहाँ हम खाना खा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगी। मुझे माँ की तरफ से ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी कि मैं दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकती। हम दोस्तों जब चाहते इकट्ठे होकर घूमने फिरने जाया करते थे, इसीलिए अभी भी हमने रिक्शे वाले को एड्रेस बताकर वहाँ चलने के लिए कहा। अभी हम थोड़ी दूर ही गए थे कि मैंने माँ को एक रिक्शा में बैठे देखा। वह हमसे थोड़ा ही आगे थी। मैं हैरान हुई कि वह यहाँ क्या कर रही हैं। माँ को तो आज स्कूल से भी जल्दी छुट्टी हो गई थी। मेरे मुताबिक तो उस टाइम माँ को घर पर होना चाहिए था। मैंने रिक्शे वाले अंकल को कहा, अंकल जो रिक्शा सामने जा रहा है उसके पीछे रिक्शा लगा दो। मैंने नूरजहाँ को बताया कि रिक्शा जा रही है और मैंने देखना चाहती कि मेरी माँ उस घर वाले कहाँ रहते हैं। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें यकीन है तुम्हारी माँ वहीं जा रही है? मैंने कहा, यह अपनी माँ से मिलने जा रही हैं, मुझे मालूम है। आधे घंटे के बाद रिक्शा एक पुराने से मोहल्ले में के सामने आकर रुक गया था। मेरी माँ उस घर के अंदर चली गई और काफ़ी देर बाद बाहर आई थी। आधे घंटे के बाद वापस रिक्शे में बैठकर वापस चली गई। मैंने नूरजहाँ से कहा, आओ हम अंदर चलें, मुझे अपनी नानी को देखना है। मैं और नूरजहाँ उस घर के खुले दरवाजे से अंदर चले गए तो सामने ही एक अधेड़ उम्र की औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, माँ हमें प्यास लगी हुई है, पानी पीना है। इसी पर एक अधेड़ उम्र सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, मगर वीडियो से और अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि मेरी माँ का सौतेला बाप होगा जिसने मेरी माँ का सामना नहीं करना चाहती थी। उसके सामने मैं कैसे रह सकती थी, इसलिए फ़ौरन नूरजहाँ का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गई। वह हैरान होकर कहने लगी, पानी तो पीने देती, अभी तो तुम्हें अपनी नानी से बातें भी तो करनी थी। मैं उसे क्या बताती कि नानी की पति से डर कर निकली हूँ। जितना अब तक उस आदमी के बारे में पढ़ चुकी थी, ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी बाहर आ गई। बहाना बनाकर चलते हैं, हमें माँ से पहले पहुँचना होगा। रिक्शे वाले को तेज़ रिक्शा चलाने को कहा। माँ के आने से पहले हम घर पर आ गए थे। मैंने पूछा, माँ कहाँ गई थी? कहाँ गई थी आप जो इतना लेट हो गई? माँ नज़रें चुराते हुए अपने दोस्त सोनी के घर गई थी। मैंने कहा, मम्मी आपने अकबर अंकल के लिए शादी के बारे में क्या सोचा है? मेरे सवाल पर माँ ने खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा और कहा, मैं अभी शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, कोई और बात करो। मैंने और बहुत सी बातें करनी थी, मगर मैं चाहती थी कि मैं पहले दूसरी डायरी पढ़ लूँ, जिससे मैं आगे के हालात को समझ लूँ। मेरी माँ को बुखार हो गया था, उन्होंने स्कूल से छुट्टी ले ली। उस दिन मुझे डायरी निकालने का टाइम ही नहीं मिला। अगले दिन माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। मैंने माँ को कहा, स्कूल जाएं और ज़्यादा छुट्टी नहीं करना चाहिए। माँ के जाने और घर के कामकाज के बाद मैंने डायरी निकाल कर बैठ गई और पढ़नी शुरू कर दी। उसमें लिखा था, मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश रहने लगी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरी माँ को पड़ोस में कुछ काम था तो मुझे कह गई कि मैं वहाँ जा रही हूँ, घंटा 2 घंटा लगेगा, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं आराम से थी, लेकिन इत्मीनान सिर्फ चंद ही लम्हों का था। माँ के जाने के थोड़ी ही देर बाद सौतेला बाप घर आ गया। वह खाना खाने आया था। मुझे कहने लगा, मुझे खाना ला कर दो। मैंने उसे बताया कि खाना तो अभी नहीं पकाया, तो कहने लगा, अच्छा चलो मैं पास वाली दुकान से पूछ ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह आया, उसके हाथ में नान और कौरमा था। वह मुझे देखकर कहने लगा, सबके लिए ले आया हूँ, माँ का हिस्सा निकाल कर अपने और मेरे लिए प्लेट में निकाल कर ले आओ। उसने खाना दिया और फिर खुद भी खा लिया, मगर मेरे साथ बेहोशी की हालत में कोई गलत काम कर गया था। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। माँ आई तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पति ने मुझे बेहोश करके मेरे साथ गलत किया है, मगर उसने सारा इल्ज़ाम मेरे सर लगा दिया और माँ को कहा, तुम्हारी बेटी का किरदार अच्छा नहीं है, उसने खाने में कुछ ऐसा मिलाया था कि मैं बेहोश हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब खाना खाते ही मैं गहरी नींद में चला गया। तुम्हारे सामने की ही बात थी, तुमने खुद आकर मुझे जगाया था।
मुझे उम्मीद थी कि उस टाइम तो माँ अपने पति के बजाय अपनी बेटी का साथ देंगी जो लुट गई थी, लेकिन मैंने कहा वह अपने पति पर शक करने का सोच भी नहीं सकती। उनके नज़दीक तो किसी और ने मेरे साथ बुरा किया होगा। मैंने खुद किसी को घर बुलाया होगा। माँ को यकीन दिला दिला कर थक गई। मैं मजबूर हो गई। गलत तो मेरे साथ हुआ था। उस गंदे माहौल में एक बार फिर मकबूल का रिश्ता आया और मेरी माँ ने उस रिश्ते को कबूल करके मेरी शादी उससे करवा दी। मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ थी और कसम खा ली थी कि सारी उम्र माँ से बात नहीं करूँगी। मकबूल ने शादी के कुछ साल बाद ही मुझे डिवोर्स दे दी, क्योंकि उसे न जाने कैसे पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ गलत किया गया है। उस मुश्किल टाइम में मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मकबूल ने मुझे डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं उस टाइम सिर्फ 20 साल की थी और ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मेरे साथ इतना बुरा भी हो सकता है। डिवोर्स के बाद मुझे मेरी माँ ने भी नहीं रखा था, इसलिए मैं किसी को बताए बिना अपने दोस्त के घर चली आई। सोनी आंटी थी। मैंने उसे कहा कि मुझे काम पर रख लो। वह बदले में 2 टाइम की रोटी और सर छुपाने का घर चाहिए था। मेरी सहेली ने मेरे हालात जानकर मुझे सहारा दिया। उसी टाइम मुझे पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। यह जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कुछ जो मैंने किया भी नहीं था उसकी निशानी आ गई थी। मैं डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गई। उसने कहा, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए ऑपरेशन नहीं कर सकते। तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। मैं रोते हुए घर आ गई। किस्मत को न जाने क्या मंजूर था, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। सोनी के घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। सोनी ने अपने घर वालों को यह बताया कि उसके पति ने मार पीट करके उसे घर से निकाल दिया है। मेरी बेटी का नाम भी सोनी की माँ ने रखा, सितारा, जिसे सब प्यार से गुड़िया कहने लगे। यहाँ तक पढ़ना था कि डायरी मेरे हाथ से छूट गई और मैंने सर थाम लिया। यह मेरी बात हो रही थी। गुड़िया थी जो हमेशा अपने बाप को ढूंढ रही थी। मुझे आज मालूम हुआ कि मैं एक गुनाह की निशानी हूँ। जाने कौन था मेरा बाप, क्या माँ का सौतेला बाप या कोई और। जो भी था, लेकिन था तो एक गुनाह का नतीजा। मेरी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं रह गई थी। मैं जो अपने आप पर बहुत गुरूर किया करती थी, आज पता चला कि मेरी जान तो एक तिनके से भी हल्की है। मैं कुछ नहीं हूँ। और मैं पढ़ते पढ़ते वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो ख़ुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। मालूम हुआ कि शायद ये सब पढ़ने के बाद डिप्रेशन की वजह से मेरा बीपी लो हो गया था। मेरी माँ मेरा माथा चूम कर कहने लगी, मैं घर आई तो तू बेहोश पड़ी थी और मेरी डायरी भी पास ही खुली पड़ी थी। तुमने यह सब क्यों पढ़ा? मेरी गलती थी जो मैंने अपने साथ बीतने वाली सारी बातें इस डायरी में लिखती रही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा करती और न तुम पढ़ती और न आज तुम इस हाल में होती। मैंने कहा, माँ फिर क्या हुआ? मेरे पैदा होने के बाद मुझ में अब ज़्यादा पढ़ने का हौसला नहीं है। तुम वैसे ही बता दो। माँ कहने लगी, बस चुप कर जाओ और कोई बात न करो। अगर मैं आगे की कहानी सुनना चाहती थी तो फिर क्या हुआ? मेरे बार बार कहने पर माँ कहने लगी, जब तुम पैदा हुई तो कुछ ही साल बाद सोनी आंटी की शादी हो गई। मैं भी उस घर वालों पर कब तक बोझ बनकर रहती? आखिर तो मुझे कहीं जाना ही था। मैं सोचने लगी कि अब मुझे कहीं भी और ठिकाना कर लेना चाहिए। तो किस्मत ने साथ दिया कि सोनी आंटी का पति शादी के कुछ महीनों बाद ही बाहर विदेश चला गया, तो उसने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने शुक्रिया अदा किया। सारी समस्या हल हो गई, वरना मैं कहाँ जाती। एक 2 साल की लड़की 2 महीने की बच्ची को एक 21 साल की लड़की 2 महीने की बच्ची को उठाए कहाँ भटकती रहती। सोनी आंटी ने अपने साथ रहने का इंतज़ाम कर दिया। मुझे सोनी ने बहुत सहारा दिया। अगर वह ना होती तो आज मैं ज़िंदा ना होती। उसने एक सगी बहन से भी बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसने मेरी बच्ची यानी तुम्हें संभाल लिया और मुझे आगे पढ़ने का राय दिया। मेरा ध्यान अपने बीते हुए कल से हट जाए, मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दिया था और ख़ुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, तुम्हें पाल सकूं। फिर मैंने तुम्हें लेकर अलग हो गई क्योंकि मैं तुम्हें अपने करना चाहती थी। मैंने माँ से पूछा, फिर आप कभी नानी से नहीं मिली? माँ ने अपना सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे अपनी माँ से बहुत शिकायत थी। उसने मेरी बात पर एतबार नहीं किया। और तुम किसी गुनाह का नतीजा नहीं हो। तुम तो मेरी शादी के बाद पैदा हुई थी। तुम मकबूल की औलाद हो। उस टाइम मुझे जो समझ आया मैंने अपनी डायरी में लिख दिया, लेकिन तुम आगे पढ़ती तो तुम्हें मालूम हो जाता कि आगे क्या हुआ था। जब तुम 12 साल की थी तो मकबूल मुझे ढूंढता हुआ आया था। उसे कोई ख़तरनाक तरह की बीमारी हो गई थी। वह मुझसे माफ़ी मांगने आया था।
कहने लगा, मैं ही था जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं तुमसे शादी से इनकार का बदला लेना चाहता था, इसलिए उस दिन जब तुम्हारे माँ तुम्हारे घर आई थी तो मैंने मौका अच्छा जाना। उस टाइम दुकान पर तुम्हारा सौतेला बाप आ गया। उसने खाना मांगा। मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाकर तुम दोनों बेहोश हो गए। दीवार फलांग कर घर में आ गया। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो मैं जिम्मेदार था। फिर मैंने तुमसे शादी की और डिवोर्स भी दे दिया था कि तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। मगर तुम्हारे साथ गलत करने का नतीजा पिछले 5 सालों से भुगत रहा हूँ। मकबूल को एक ख़तरनाक बीमारी हो चुकी थी। उसके ज़ख्मों से खून बहता था। उसे मुझसे माफ़ी मांग चाहिए थी। जिस दिन मैंने उसे तरस खाकर माफ़ किया, अगले ही दिन वह मर गया। उसने मरने से पहले मेरे घर वालों को भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने कहा, माँ तुम नानी से मिली क्यों नहीं? इतने सालों माँ कहने लगी, मैं उससे नाराज़ थी। उसने मेरा भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा सौतेला बाप वैसा आदमी नहीं था। वह मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं उससे नफ़रत थी कि मेरी माँ को उसने मुझसे छीन लिया, और इसीलिए उस नफ़रत से मैं उस पर शक किया करती थी, उसके बारे में गलत सोचती थी। हालांकि वह तो मौलवी साहब दिन सिखाया करता था और मेरे बारे में कुछ गलत सोच नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। माँ से बहुत नाराज़ थी, लेकिन अब नहीं। वह मुझे पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार थी तो मैं उससे मिलने चली गई। सारी नाराज़गी दूर हो गई। तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हें भी मिलाने ले जाऊंगी। मैंने आखिरी सवाल किया। मैंने पूछा, माँ तुमने दूसरी? माँ बताने लगी कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सर पर सौतेला बाप आए। जो सब कुछ मैंने सहा वह तुम भी सहो। मैं नहीं चाहती थी पति के आने के बाद तुम्हें नज़रअंदाज करूं। उसके दिल में जगह बनाने के लिए तुम भरोसा न करो। मैं तुम्हें वैसे ही हालत से नहीं बताना चाहती थी जैसे हालात मुझ पर बीती थी। बस इसलिए शादी नहीं की। मैं अगले दिन ही डिस्चार्ज हो गई और फिर माँ के साथ नाना नानी से मिलने गई। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। मैं बहुत खुश थी कि बैठे बिठाए इतने प्यारे रिश्ते मिल गए। मगर अब मुझे माँ के लिए भी सोचना था। मैंने नाना और नानी से बात की। मैं माँ की शादी करवाना चाहती थी। सोनी आंटी और नाना नानी मैंने सबसे मिलकर माँ को मना ही लिया। उनकी शादी करवा दी। माँ की शादी वाले दिन ही सोनी आंटी ने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया, जो मुझसे 1 साल छोटा था। यह तय हुआ कि हमारी पढ़ाई होने के बाद शादी की रस्म होगी, और शादी भी कुछ साल बाद। अब बहुत खुश थी। मैं अकेली नहीं थी। एकदम इतने सारे रिश्ते मिल गए थे। मेरी और मेरी माँ की वीरान ज़िंदगी में बहार आ गई थी और मुझे बाप मिल गया था, वह भी आज की। यह थी मेरी